हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियमराज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियमराज आज आप लोगों के बीच मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में एक सेशन लेकर आया है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं राज्य हड़प नीति। डलहौजी का जो था कि राज्य हड़प नीति, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज का हम लोगों का टॉपिक है राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। आज हम लोग राज्य हड़प नीति के बारे में चर्चा करेंगे। इसे कई नामों से जाना जाता है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे अन्य नाम, इसका अन्य नाम, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसका अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम। इसे व्यापगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। व्यापगत, व्यापगत सिद्धांत, व्यापगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। राज्य हड़प नीति को इसे व्यापगत का सिद्धांत भी बोला जाता है, और एक और अन्य नाम से जाना जाता है, जो कि इसे बोला जाता है गोद निषेध प्रथा। गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा। अच्छा, राज्य हड़प नीति क्या था, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। इसको लाने वाला कौन था? तो सर्वप्रथम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 1834 ईस्वी में, कब? 1834, 1834, 1834 ईस्वी में राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति लाया गया था, लाया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता था? यहाँ पर आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन हुआ करता था? जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो व्यापार करती थी, उसका नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापार का नियंत्रण करता था। व्यापार, व्यापार का नियंत्रण, व्यापार का नियंत्रण करता था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करती थी, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी और इसके बारे में सब चीज नियंत्रण करने वाला कौन था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। तो सर्वप्रथम 1834 ईस्वी में राज्य हड़प नीति को लाया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से भारत में लागू नहीं किया गया था। इसे लागू करने का श्रेय एक व्यक्ति था, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। एक व्यक्ति का नाम था, यहाँ पर चर्चा करें, एक व्यक्ति जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी एक व्यक्ति थे जो कि भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं। भारत में कब गवर्नर जनरल बनकर आते हैं? 1848 से 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं। कब से आते हैं? 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि राज्य हड़प नीति क्या था आखिर। यहाँ तक आप लोग समझ लिए कि भारत में मुख्य रूप से लागू किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने लागू करता है। पहली बार किसने लाया था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 1834 ईस्वी में इसे लाया गया था। इसे कई नाम से जाना जाता है, जिसे व्यापगत का सिद्धांत, गोद निषेध प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। अब लोग समझते हैं कि राज्य हड़प नीति क्या था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, समझते हैं। राज्य हड़प नीति था, लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा बात बोला था कि जिस क्षेत्र के, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, मान लीजिए एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के या राज्य का, जिस राज्य का अगर राजा है, राजा का अगर पुत्र है, तो उस क्षेत्र का राजा का पुत्र राजा बन सकता है। मान लीजिए इस क्षेत्र कोई एरिया हो गया, मान लीजिए कोई एरिया हो गया, क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कोई एक राज्य हो गया, स्टेट। इस राज्य का अगर राजा है, राजा है तो राज कर सकता है। लेकिन अगर इसके राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र या बेटा, इसे बोलते हैं, बेटा है, तो यहाँ पर क्या कर सकता है? राजा बन सकता है। क्या कर सकता है? राजा बन सकता है। यानी इस राज्य का अगर राजा है तो राज पूरी तरह से कर सकता है। अगर उसका पुत्र और बेटा है, अगर राजा की मृत्यु हो जाती है, तो उसका बेटा उत्तराधिकारी यहाँ पर क्या कर सकता है? राजा के रूप में पद ग्रहण कर सकता है। अगर सपोज डेट इस राजा का कोई पुत्र है ही नहीं, इस राजा का क्या करे? इसका पुत्र है ही नहीं, पुत्र नहीं है, पुत्र क्या नहीं, पुत्र नहीं है, इसका कोई बेटा नहीं है, तो राजा क्या करता है कि कोई एक पुत्र को गोद ले लेता है, कोई अन्य पुत्र को, कोई दूसरा का बेटा को क्या कर लेता है?
गोद ले लेता है, गोद ले लेता है, क्या करता है, गोद ले लेता है, जो कि इसका पुत्र नहीं है, जो कि दूसरे के बेटों को क्या कर लेता है, गोद ले लेता है। अगर ये राजा बनाना चाहे, राजा बनाना चाहे, अगर राजा ये बनाना चाहे चाहे तो इसी बात पर, इसी पर आपत्ति थी, इसी पर क्या थी, आपत्ति, इसी पर आपत्ति थी, यानी जो कि गोद लिया हुआ पुत्र किसी भी राज्य का राजा नहीं बन सकता, जो कि यही बात लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत में ऐसा बात कहा था। आप लोग समझ गए कि राज्य हड़प नीति क्या था, कि किसी क्षेत्र का अगर राजा है तो पूरी तरह से राज कर सकता है, अगर राजा की मृत्यु हो जाती है, अगर उसका एक बेटा है तो उस क्षेत्र का राजा बन सकता है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन अगर उसका राजा का बेटा नहीं है, अगर वो राजा किसी अन्य पुत्र को, किसी के दूसरे के बेटों को अगर गोद लेकर के अगर राजा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर नहीं बनेगा उस क्षेत्र के राजा। इस राज्य हड़प नीति में मुख्य रूप से यही बात कहा गया था, इसीलिए इसे गोद निषेध प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, यानी गोद लिया हुआ पुत्र राजा नहीं बनेगा। लॉर्ड डलहौजी का ऐसा मानना था, लॉर्ड डलहौजी का ऐसा मानना था कि अगर किसी, वही बात फिर से बोला था कि किसी राज्य का अगर राजा है, जैसे राज्य है, राज्य का राजा का बेटा है तो राजा तो बन सकता है, क्या कर सकता है, राजा बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। लेकिन गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र जनता पर एक क्या करता है, जनता का बोझ बन जाएगा। गोद लिया हुआ पुत्र अगर राजा बनता है, गोद लिया हुआ पुत्र अगर राजा बनता है, एक प्रकार से ये जनता का बोझ है, जनता पर बोझ के रूप में काम करेगा, जनता पर बोझ है, सॉरी, जनता पर बोझ है। लॉर्ड डलहौजी का ऐसा मानना था कि अगर किसी क्षेत्र का अगर राजा है, अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो उसका बेटा अगर है तो वह राजा उस क्षेत्र का बन सकता है। अगर उस क्षेत्र में अगर राजा अपने गोद लिया हुआ पुत्र को अगर राजा बनाता है तो जनता पर मुख्य रूप से गोद यानी बोझ के रूप में काम करेगा, लॉर्ड डलहौजी का मानना था। तो लॉर्ड डलहौजी ने इस राज्य हड़प नीति के तहत उन्होंने 3 नियम दिया, कितना नियम, 3 सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने 3 सिद्धांत दिए, 3 सिद्धांत या 3 नियम सिद्धांत दिए। इसको समझते हैं कि 3 सिद्धांत क्या है। पहला सिद्धांत, सेकंड सिद्धांत और थर्ड सिद्धांत। पहला में बोला कि स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र, स्वतंत्र राज्य। लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा बोला, या इस नियम में ऐसा प्रथा था, या लॉर्ड डलहौजी का मुख्य रूप से था कि वे राज्य जो पेशवा, क्या है यहाँ पर, पेशवा, पेशवा, मराठा या ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत के अधीन नहीं है तो वह गोद लेकर के, गोद लिया पुत्र, पुत्र को राजा बना सकता है, राजा बना सकता है, राजा बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य स्वतंत्र है, जो कि पेशवा, मराठा और ना ही ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत का मतलब आप लोग समझते हैं, ब्रिटिश भारत जो भारत की भूमि को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था उसे ब्रिटिश भारत बोला जाता था। तो जो पेशवा, मराठा या ब्रिटिश भारत के अधीन जो क्षेत्र नहीं है तो वो अब उस राज्य के गोद लेकर पुत्र बनाए, जिस तरीका से पुत्र राजा बनाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहला इन्होंने नियम बताया। दूसरा भी बोला था कि अगर जो राज्य पेशवा, यहाँ पर लिखता हूँ, पेशवा, पेशवा, मराठा और ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत के अधीन है तो जो राज्य पेशवा, मराठा और ब्रिटिश भारत के अधीन है वहां का जो कि गोद लिया हुआ पुत्र राजा बन सकता है या नहीं बन सकता है, इसकी मेरे से अनुमति लेना पड़ेगा। गोद लिया पुत्र, गोद
या पुत्र राजा बनेगा कि नहीं, राजा बन सकता या नहीं। मेरे से क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। अगर मेरा मन होगा तो मैं उसे अनुमति दे दूंगा कि आप राजा बना लीजिए, नहीं तो नहीं, वो मेरे इच्छा अनुसार होगा। तो सेकेंड ये था। तीसरा बोला गया कि जो क्षेत्र ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में है, जो राज्य ब्रिटिश भारत के अधीन हो, अधीन हो, जो राज्य ब्रिटिश भारत के क्या हो, अधीन हो, तो वहां पर गोद लिया हुआ पुत्र राजा कभी नहीं बन सकता। गोद लिया पुत्र, यहां पर देखिए, गोद लिया पुत्र राजा नहीं बनेगा। तो गोद लिया पुत्र क्या करेगा, राजा यहाँ पर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर तीन सिद्धांत दिया कि स्वतंत्र राज्य जो कि पेशवा, मराठा और ना ही ब्रिटिश भारत के अधीन हो, वहां पर राजा किसी भी तरीका से बने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा बोला गया। सेकेंड को बोला गया कि पेशवा, मराठा और ब्रिटिश भारत के जो अधीन क्षेत्र है, तो वहां पर राजा का बेटा रहेगा तो राजा बन सकता, लेकिन गोद लिया पुत्र राजा बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरे से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर मेरा इच्छा होगा तो मैं उसे बोल दूंगा कि आप राजा बना लीजिए, नहीं तो नहीं। और थर्ड, जो कि ब्रिटिश भारत के अधीन है वो क्षेत्र, तो वहां पर गोद लिया पुत्र राजा कभी बन ही नहीं सकता, ऐसा बोला गया। यहाँ पर हम लोगों ने देखा इतना रणनीति। उसके बाद थोड़ा छोट होने के कारण मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, इसे क्लीन करके मैं इधर लिखता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं साम्राज्य विस्तार। यहाँ पर इसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य विस्तार, उसके बाद हम देखते हैं साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक जो माना जाता है इसी के काल में। साम्राज्य के विस्तार का सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार लॉर्ड डलहौजी के काल में ही हुआ था। लॉर्ड डलहौजी, किसके काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार था, सर्वाधिक जो विस्तार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। इसीलिए इसे वास्तविक साम्राज्य का विस्तार माना जाता है। वास्तविक साम्राज्य का विस्तार माना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली ने भी किया था, लेकिन उतना नहीं किया था जितना डलहौजी ने किया था, इसीलिए इसे वास्तविक साम्राज्य का विस्तार माना जाता है। इन्होंने साम्राज्य विस्तारवादी नियम के लिए इन्होंने दो नीति अपनाई। एक, यहाँ पर दो नीति, एक युद्ध के द्वारा, जो राज्य ब्रिटिश भारत में सम्मिलित नहीं होते थे उसे क्या करते थे, लोग युद्ध करते थे और ब्रिटिश भारत में सम्मिलित कर लेते थे। पहला युद्ध के द्वारा, उसके बाद दूसरा संधि के द्वारा, संधि के द्वारा। जो राज्य युद्ध नहीं करना चाहता था उसे लोग जाते थे और संधि करते थे और ब्रिटिश भारत में क्या कर लेते थे, विलय कर लेते थे। युद्ध के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने किन किन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत में सम्मिलित किया, लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वेलेस्ली नहीं कर रहे। तो युद्ध के द्वारा सबसे पहले हम लोग देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, फर्स्ट लिखता हूं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से 1846 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। उसके बाद सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय देखते हैं, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1848 से 1849 में हुआ था। सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1848 से 1849 के बीच हुआ था। इसी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही जो कि सिख जो साम्राज्य था, जो कि पंजाब था, पंजाब
पंजाब को भारत में विलय कर लिया गया, यानी ब्रिटिश साम्राज्य से। ये भी तो भारत का हिस्सा था। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया, साम्राज्य में विलय। ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया गया था? विलय कर लिया गया था। किसको? पंजाब को। कब किया गया था? 1848-49 के दौरान, सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के दौरान इसे ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया गया था। उस समय कौन था? लॉर्ड डलहौजी के दौरान। अभी हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़े तो लॉर्ड डलहौजी पूरी तरह से इसके होगा। उसके बाद 1850 में एक सिक्किम राज्य पड़ता है, सिक्किम राज्य को विलय कर लिया गया। सिक्किम को विलय कर लिया गया, सिक्किम को विलय कर लिया गया। 1848 में पंजाब, 1850 में क्या कर लिया गया? सिक्किम को। काफी गर्मी है। उसके बाद 1852 में जो कि बर्मा, उस समय बर्मा के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में किसी नाम से? म्यांमार। तो 1852 में बर्मा यानी म्यांमार को ब्रिटिश भारत में सम्मिलित कर लिया गया। और इस समय जितने भी मैंने घटनाएं बता रहा हूँ सब डलहौजी के कार्यकाल में होगा। उसके बाद संधिया पर हम लोग आते हैं। संधिया में दो इसमें नीति अपनाई गई। एक, आप लोग को पता होगा कि लॉर्ड बेलेजरी की सहायक संधि था। तो पहला सहायक संधि कौन था? सहायक संधि। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद यहां पर आते हैं डलहौजी का व्यापगत सिद्धांत। डलहौजी का व्यापगत सिद्धांत सेकेंड था, डलहौजी का व्यापगत सिद्धांत। तो हम लोग आज इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके जो सहायक संधि था इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कभी। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे डलहौजी का व्यापगत सिद्धांत। हम एक मैप के जरिए इसको देखेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र को अपने साम्राज्य में लिया था। तो हम एक भारत का मैप ओवरऑल बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए गुजरात वाला क्षेत्र है, दक्षिण भारत वाला क्षेत्र, आइए इधर। उसके बाद इस तरह से आइए जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र बनाइए, आइए इधर हिमाचल प्रदेश वाला, उत्तराखंड वाला क्षेत्र बनाइए। उसके बाद आइए सिक्किम वाला, उसके बाद पूर्वोत्तर भारत बनाइए आप लोग। ऐसे भारत हो गया। तो भारत में कौन कौन सा क्षेत्र को लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्य का अधीन लिया था? तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र में सबसे पहले महाराष्ट्र, यहाँ पर महाराष्ट्र पड़ता है। तो महाराष्ट्र में यहाँ पर देखते हैं सतारा जगह पड़ता है। कौन सा? सतारा को सर्वप्रथम व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत पहली बार इसे ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलाया गया था। सतारा को कब मिलाया गया था? तो 1848 में सतारा को ब्रिटिश भारत में क्या कर लिया गया था? मिला लिया गया था। यहाँ के शासक थे जिनका नाम था अप्पा साहिब। मैं लिख देता हूँ, यहाँ का शासक अप्पा साहिब। यहाँ के शासक थे जिनका नाम था अप्पा साहिब। और इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए क्या दिया गया? सतारा को ब्रिटिश भारत में क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। उसके बाद हम लोग आते हैं, सतारा के बाद आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है जिसका नाम था जैतपुर। मध्य प्रदेश में आते हैं एमपी। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है जैतपुर। जैतपुर को ब्रिटिश भारत साम्राज्य में 1849 में विलय कर लिया गया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है संभलपुर। इसका क्या नाम पड़ता है? संभलपुर को भी 1849 में ब्रिटिश भारत में क्या कर लिया गया था? विलय कर लिया गया था। तो हमने देखा सतारा को पहली बार अप्पा साहिब वहां का शासक थे, जो कि मृत्यु के बाद यहाँ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसे विलीन कर लिया गया। उसके बाद जैतपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है 1849 में। उसके बाद संबलपुर 1850 में। उसके बाद हम लोग आते हैं बघाट पढ़ते हैं। यहाँ पर हिमाचल देखिए, बघाट को 1805 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं राजस्थान में एक जगह पड़ता है उदयपुर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं राजस्थान में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है उदयपुर।
राजस्थान में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर उदयपुर को ब्रिटिश भारत में 1852 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। कब? 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1852 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया गया था। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं यहाँ पर 1853 ईस्वी में यहाँ पर हैदराबाद पड़ता है। क्या पड़ता है? हैदराबाद। हैदराबाद के समीप ही एक जगह पड़ता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैदराबाद। हैदराबाद 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 के समीप ही एक जगह पड़ता है जिसका नाम है बरार। उसका क्या नाम है? बरार। बरार जगह पड़ता है। बरार को 1853 ईस्वी में, कब? 1853 में 1853 ईस्वी में बरार को ब्रिटिश भारत में सम्मिलित कर लिया गया था। अभी तक मैंने बता दिया, सतारा को बता दिया, हैदराबाद को बता दिया, संबलपुर को बता दिया, उसके बाद मैं जयपुर को बता दिया, उसके बाद उदयपुर को बता दिया, बघाट को बता दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर सतारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है यहाँ पर नागपुर। यहाँ पर साइड है, यहाँ पर नागपुर। नागपुर नागपुर में जगह पड़ता है, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है नागपुर। नागपुर को 1854 ईस्वी में इसे ब्रिटिश भारत में क्या कर लिया गया था? सम्मिलित कर लिया गया था। कब? 1854 ईस्वी में। उसके बाद नागपुर हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में 2 क्षेत्र पड़ता है। एक पड़ता है यहाँ पर, एक पड़ता है झांसी। क्या पड़ता है? झांसी। उत्तर प्रदेश में झांसी, झांसी पड़ता है। उत्तर प्रदेश में जब पड़ता है जगह झांसी को 1853 ईस्वी में। झांसी को कब? 1853 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में इसे क्या कर लिया गया था? विलय कर लिया गया था। और यहाँ का शासक थे जिनका नाम था गंगाराव। गंगाराव गंगाराव क्या थे? यहाँ का शासक थे गंगाराव। शासक गंगाराव क्या थे? यहाँ का शासक थे। इनकी मृत्यु के बाद एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था आनंदराव। इनकी मृत्यु हो गया था, एक दत्तक पुत्र था जिनका नाम था आनंदराव। आनंदराव 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 को इन लोगों ने यहाँ का राजा बनाने की कोशिश की, लेकिन डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत झांसी को 1853 ईस्वी में हड़प लिया। गंगाराव की शादी रानी लक्ष्मीबाई से हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई से। रानी लक्ष्मीबाई। गंगाराव की शादी किससे हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई से, जो कि गंगाराव बहुत ही बुजुर्ग थे, जो कि 80 वर्ष हो गए थे। इनका उम्र लगभग 80 वर्ष हो गया था। और रानी लक्ष्मीबाई की उम्र बहुत ही कम था, समथिंग 13-14 था। उसी समय शादी हो गया था, लेकिन इन दोनों का कोई पुत्र नहीं हो पाया। जो कि एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था आनंदराव। दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र, जो कि यहाँ के शासक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसे ब्रिटिश भारत साम्राज्य में 1853 ईस्वी में सम्मिलित कर लिया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है अवध। क्या पड़ता है? अवध। अवध एक जगह पड़ता है, अवध। अवध को ब्रिटिश भारत साम्राज्य में 1856 ईस्वी में, कब? 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश भारत साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। यहाँ कुशासन के आधार पर, इसे किस आधार पर शामिल किया गया? कुशासन का आधार लगाकर। कुशासन का आधार लगा करके। कौन सा आधार बना गया था? कुशासन का आधार लगाया गया था। कुशासन के आधार पर। कुशासन के आधार पर अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश भारत साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ पर अंतिम शासक कौन था? एक शासक, अंतिम शासक थे शासक, जिनका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। अली शाह यहाँ का अंतिम शासक थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह, को हटाकर कुशासन के आधार पर लगा करके इसे 1856 ईस्वी में ब्रिटिश भारत साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। अब यहाँ पर एक अंग्रेजी रेजिडेंट था, अंग्रेजी रेजिडेंट यहाँ पर तैनात किया गया था, जिनका नाम था आउट्रम। अंग्रेजी रेजिडेंट कौन था? आउट्रम था। तो मैंने यहाँ पर बताया और कुछ छूट नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए हैदराबाद बता दिया, संबलपुर बता दिया, वहाँ पर अवध बता दिया, उसके बाद झांसी बता दिया, बघाट बता दिया, जयपुर बता दिया, उदयपुर बता दिया, सतारा बता दिया, नागपुर बता दिया, और कोई छूट नहीं रहा। तो हमने राज्य हड़प नीति के तहत किन किन राज्यों का हड़पा था इसके बारे में चर्चा की। डलहौजी ने राज्यों को हड़पने के साथ साथ पद और पेंशन को भी हड़पने की कोशिश किया था। हम लोग इधर इसको क्लीन करके लिखा, पद और पेंशन।
पद और पेंशन को भी डलहौजी ने हड़पने की कोशिश की। किसको किसको? पद और पेंशन। पद और पेंशन। पद पद और पेंशन को भी पद और पेंशन को भी हड़पने की कोशिश किया था। हड़पने की कोशिश की। डलहौजी ने पद और पेंशन को भी हड़पने की कोशिश किया था। तो किनका किनका पद और पेंशन हड़पने की कोशिश किया था? तो एक देखेंगे आप लोग, जो कि मराठा साम्राज्य थे। मराठा का अंतिम शासक, मराठा का अंतिम शासक जो कि पेशवा हुआ करता था उस समय, पेशवा जिनका नाम था बाजीराव द्वितीय। क्या नाम था? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय को क्या कर दिया गया था कि 1853 ईस्वी में पेशवा पद समाप्त करके इन्हें बिठूर, 1853 ईस्वी में, कब? 1853, 1853 ईस्वी में पेशवा पद को क्या कर लिया गया था? समाप्त कर लिया गया था और इन्हें बिठूर में निर्वासित कर दिया था। बिठूर निर्वासित किया। कहाँ किया था? निर्वासित किया था। इनका बाजीराव द्वितीय का एक पुत्र था जिनका नाम था दत्तक पुत्र। इनका एक दत्तक पुत्र था। कौन सा पुत्र? दत्तक पुत्र था जिनका नाम था नाना साहेब। जो कि बिठूर निर्वासित किया गया था बाजीराव द्वितीय को, कि कहा गया था कि आपको पेंशन हर वर्ष या हर महीने दिया जाएगा। इनको मिलता था। इनका जो दत्तक पुत्र था जिनका नाम था नाना साहब, इनको पेंशन इन लोग नहीं दिया। इसी को मांग को लेकर के देखिएगा कि विद्रोह होता है और 1857 की क्रांति में ये पूरी तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे नाना साहब। उसके बाद जो कि कर्नाटक के नवाब थे, कर्नाटक के नवाब का पद छीनने की कोशिश की। किसका? कर्नाटक का नवाब का। पेशवा का छीनने की कोशिश किया था। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि मुगल साम्राज्य का अंतिम जो शासक था उत्तरोत्तर मुगल का, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था? बहादुर शाह जफर। इन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। बहादुर शाह जफर को इनका पद पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश किया था। समाप्त करने की कोशिश की थी। इसे इस तरीके से बहुत सारे पद और पेंशन को हड़पने की कोशिश किया था, राज्यों को हड़पने की कोशिश किया था। उसके बाद युद्ध के दौरान बहुत सारे राज्यों के अंतर्गत शामिल किया, जैसे पंजाब हो गया, सिक्किम हो गया, बर्मा म्यांमार हो गया। उस तरीके से राज्यों को भी बहुत सारा हड़पने की कोशिश किया था। इसीलिए इसे साम्राज्य विस्तार का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। साम्राज्य विस्तार का। और इन्हें सर्वाधिक जो साम्राज्य का विस्तार इसी के कार्यकाल में हुआ था। तो आज हम लोग ने राज्य हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग चर्चा की कि किस तरीका से राज्यों का अपने अंदर विलय किया। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। धन्यवाद।